बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में डिजीज़ ऑफ द स्केलेटन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट टाइम हमने डिफॉर्मिटीज़ के ऊपर डिस्कस किया था और आज हम डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, स्केलेटन की बहुत सारी जो है वो डिजीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर कुछ खास जो है इन्होंने डिस्कस की हैं, तो हम उनके ऊपर डिस्कस करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट पे हमारे पास डिजीज़ है वो है डिस्क स्लिप, सेकंड हमारे पास आर्थराइटिस है और थर्ड जो है वो शियाटिका है और जो नंबर 4 है वो हमारे पास स्पॉन्डिलोसिस है। हम बारी-बारी करके एक-एक बीमारी को, एक-एक डिजीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखें, इस इमेज के ज़रिए हम डिस्क स्लिप को समझने की कोशिश करते हैं। भाई हमारा जो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्क स्लिप है ये डिफेक्ट है वर्टिब्रल कॉलम का। ये पूरा आपका जो है ये वर्टिब्रल कॉलम है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इनकी बोन्स के नाम भी बता चुका हूँ। देखें, ये जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये जो बोन्स होती हैं इनको कहा जाता है वर्टिब्री, ठीक है? और 2 वर्टिब्री के बीच में ये एक वर्टिब्री है और ये दूसरी वर्टिब्री है। इन वर्टिब्री के बीच में ये जो बीच में आपको नजर आ रही है इसे कहा जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको यहाँ पे मैंने इस तरह से मोस्ट प्रोमिनेंट जो है करके आप लोगों को दिखाया है। अब देखें, इसकी 2 रिंग होती हैं। एक आउटर रिंग होती है जो कि कार्टिलेजिनियस होती है और एक इनर रिंग होती है जो कि सॉफ्ट रिंग होती है, जिसके अंदर ये जेली लाइक का मटेरियल क्या होता है, मौजूद होता है। तो ये जो रिंग है और ये जो सॉफ्ट जेली मटेरियल है, जो 2 रिंग है, एक सॉफ्ट रिंग और दूसरी एक कार्टिलेजिनस रिंग, ये क्या करती हैं, काम करती हैं एज अ शॉक एब्जॉर्बर। तो जब हम कोई झटके वगैरह वाला छलांग वगैरह लगाते हैं तो उस वक्त ये क्या करती है, 2 वर्टिब्री को आपस में ग्राइंड होने कभी भी नहीं देती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कभी-कभी इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से, कोई ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, तो ये जो आउटर कार्टिलेजिनस रिंग है ना, ये यहाँ से रप्चर हो जाती है। जब ये यहाँ से रप्चर हो जाती है तो यहाँ से ये सॉफ्ट मटेरियल जो है ये निकलना बाहर शुरू हो जाता है और जब ये सॉफ्ट मटेरियल बाहर निकलना शुरू हो जाता है तो आपने याद रखना है, इस वर्टिब्री से, इस स्पाइनल कॉर्ड से हमारी बॉडी से नर्व निकलती हैं, जिन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों को इस इमेज के अंदर जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो देखें, ये हमारे पास कार्टिलेजिनस रिंग है जो कि इस इमेज के अंदर रप्चर हो चुकी है और ये जो सॉफ्ट मटेरियल है ये बाहर आ रहा है। अब जब ये सॉफ्ट मटेरियल बाहर आएगा तो ये क्या करेगा, जो नर्व्स निकलती हैं ना इन वर्टिब्री के बीच से, ये नर्व्स दिखाई जा रही हैं, येलो कलर की ये नर्व्स हैं जो कि हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। अब मसला ये होता है कि ये जो सॉफ्ट पार्ट है या ये जो रप्चर्ड जो कार्टिलेजिनस रिंग है, ये प्रेशर क्रिएट करती है नर्व्स के ऊपर। खुदा न खास्ता अगर ये नर्व्स यहाँ से कट जाए या कभी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ये जिस पार्ट की नर्व है, फॉर सपोज करो अगर ये हाथ की मूवमेंट की नर्व है तो आपका हाथ कभी भी मूव नहीं करेगा। अगर ये आपके फेस साइड के एक फेस की नर्व है तो ये कभी भी आपका फेस मूव नहीं करेगा। ये नर्व्स हमारी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं और इंशाल्लाह इनके ऊपर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे। वैसे हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है लेकिन वहां तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। तो स्पाइनल नर्व्स की मैं डिटेल आपको डिस्कस बताऊंगा कि ये कहाँ से निकलती हैं, बनती कैसे, इंशाल्लाह सब पे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट आप इतना याद रखें, जब ये कार्टिलेजिनस रिंग रप्चर हो जाती है तो ये जो सॉफ्ट जेली मटेरियल है ये बाहर आ जाता है और ये नर्व्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। नतीजे में नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। बाज़ औक़ात ज्यादा इंजरी की वजह से ये कट भी जाती है तो वो ऐसा हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। तो ये कहता है कि इसकी वजह से फिर क्या होता है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होता है, शदीद किस्म की तकलीफ होती है और इसकी एक ही रेमेडी है कि आपको जो है वो लॉन्ग किस्म का क्या करना पड़ता है, बेड रेस्ट लेना पड़ता है उसके लिए। और दर्द को ख़त्म करने के लिए हम हाई लेवल के क्या लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, एनाल्जेसिक दवाएं लेते हैं। एनाल्जेसिक दवाएं वो होती हैं जो दर्द को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। तो इसकी बस ये एक ही रेमेडी है और ये हो किसकी वजह से रही है, जो डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, यहाँ से क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। स्लिप होने के बाद आप देख रहे हैं ये फट भी सकती है, रप्चर भी हो सकती है और जो नर्व्स आ रही हैं उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। तो इसलिए इस बीमारी का नाम ही क्या है, इस डिस्क स्लिप। तो ये वर्टिब्रल कॉलम की किसी भी वर्टिब्री के अंदर ये जो है डिसऑर्डर हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला डिसऑर्डर आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये कहता है कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, यानी झटकों को बर्दाश्त करती है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की 2 रिंग्स मैंने बताई, एक इनर वाली जो कि सॉफ्ट होती है, जेली लाइक होती है और दूसरी आउटर जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, कार्टिलेजिनियस होती है। अब इसका काम क्या होता है, ये वर्टिब्री को होल्ड करके रखती है ना, डिस्टर्ब होने वर्टिब्री को वहां से नहीं देती। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू फिजिकल ट्रामा और इंजरी, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग है ये रप्चर हो जाती है और अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है नॉर्मल पोजीशन से, इसलिए इस कंडीशन को कहा जाता है डिस्क स्लिप।
और जब ये डिस्क स्लिप रप्चर हो जाए, ये कार्टिलेजिनस रिंग जब रप्चर हो जाती है, तो जेली लाइक जो मटेरियल है वो क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है स्पाइनल नर्व्स के ऊपर जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं, और नतीजे में बहुत शदीद पेन होता है और वो बॉडी का पार्ट मूव भी नहीं होता। मैंने आपको बताया इसकी रेमेडी क्या है, आपने एक जो है वो लॉन्ग जो है बेड रेस्ट लेना होता है, और उसके अलावा आपने पेन किलर्स इस्तेमाल करनी होती हैं, क्योंकि शदीद किस्म का दर्द होता है, उस पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक्स दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिसऑर्डर है वो है स्पॉन्डिलोसिस। ये भी हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम का ही डिफेक्ट है, लेकिन इसमें और जो है वो डिस्क स्लिप उसमें ये फर्क है कि ये जो स्पॉन्डिलोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्री में होती है। हमने कहा था सर्वाइकल, थोरैक्सिक, लुम्बर, सेक्रम, कॉक्सिजियल, ये 5 किस्मों की हड्डियां हमारे वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं, लेकिन ये जो स्पॉन्डिलोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ किसका डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है सर्वाइकल वर्टिब्री का। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये आपको एक नॉर्मल इमेज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 2 वर्टिब्री होती है उनके बीच का जो स्पेस है ना, वो देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, नेरो। या तो वो स्पेस कम हो जाता है, या ये जो डिस्क बीच में लगी हुई है ना, ये जो आपको नजर आ रही है इंटर, ये बल्ज हो जाती है, सूज जाती है, मोटी हो जाती है। या तो फिर इन दोनों वर्टिब्री का जो स्पेस है, जो इस डिस्क ने क्या किया होता है, मेंटेन किया होता है, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है, नेरो डिस्क स्पेस, यानी कि इस डिस्क के बीच में जो स्पेस है वो नेरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, नतीजे में होगा क्या, वही होगा जो कि डिस्क स्लिप में हो रहा था, क्योंकि देखो इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है जहां से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और वो नर्व्स पूरी बॉडी को जो है मेंटेन करती है, उनकी मूवमेंट को मेंटेन करती है। तो जब भी डिस्टर्बेंस आएगी तो ये ये जो नर्व्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाती हैं, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, नतीजे में दर्द भी होता है, हमें बेड रेस्ट भी लेना पड़ता है। खुदा न खास्ता अगर ये नर्व्स कभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो बॉडी के पार्ट काम करना भी छोड़ जाते हैं। तो आपने याद रखना है, ये जो स्पॉन्डिलोसिस है ये सिर्फ नेक वर्टिब्री यानी कि सर्वाइकल का डिसऑर्डर है, जहां पे 2 वर्टिब्री के बीच का जो स्पेस है वो नेरो हो जाता है, कम हो जाता है। सो प्रेशर प्रोड्यूस ऑन द नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, होगा वही जो कि डिस्क स्लिप में हो रहा था, जो नर्व्स हैं उनके ऊपर प्रेशर प्रोड्यूस होगा जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, नतीजे में नेक, शोल्डर और जो अपर लिम्ब है यहाँ पे शदीद किस्म का क्या होता है, पेन होता है। और आपने देखा होगा लोग नेक कॉलर जो है वो पहनते हैं, वो इसी वजह से पहनते हैं ताकि ये जो स्पेस आया हुआ है, ये जो डिस्क डिस्टर्ब हो गई है, जब तक ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आए तो हम उसको सीधा करके रखें ताकि वो अपनी पोजीशन पे दोबारा से नॉर्मल आ जाए। और इसके लिए भी हम पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं ताकि दर्द जो है वो रिड्यूस हो जाए। नेक कॉलर हम इसलिए लेते हैं ताकि ये जो फर्दर डिस्टर्बेंस आ रही है, फर्दर डिस्टर्बेंस ना आए, और जहां से ये डिसलोकेट, ये यहाँ से ये नेरो होके आई है, उस जगह पे ये ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पॉन्डिलोसिस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है आर्थराइटिस। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ज्वाइंट। जब आपके ज्वाइंट्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे आर्थराइटिस कहा जाता है। मैंने आर्थ्रोलॉजी आप लोगों को पढ़वाई हुई है, उसके अंदर सारे ज्वाइंट्स के ऊपर मैंने मोस्टली जितने भी आपकी बुक के अंदर लिखे हुए थे उनके ऊपर मैंने डिस्कस किया था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज्वाइंट स्वैलन होना शुरू हो जाते हैं, पेनफुल होना शुरू हो जाते हैं और इमूवेबल होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है भाई आर्थराइटिस के अंदर, जो कैल्शियम के आयंस बोन में डिपॉजिट होने हैं वो कैल्शियम के आयन डिपॉजिट होने लग जाते हैं ज्वाइंट्स के अंदर। तो आपके ज्वाइंट जिस तरह से आपकी बोन्स हार्ड होती है ना कैल्शियम्स की वजह से, अब अगर आपके जो कार्टिले ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ये तो कार्टिलेजेनियस होते हैं, मुख्तलिफ किस्मों के बने हुए होते हैं, कोई फाइब्रस कार्टिलेज का बना हुआ होता है, कोई किसी का बना हुआ होता है। तो ये हमारे इतने हार्ड नहीं होते जितनी हमारी बोन्स हार्ड होती हैं। बोन्स इसलिए हार्ड होती हैं क्योंकि वहां पे कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, और कार्टिलेज के अंदर कभी भी सॉरी ये जो ज्वाइंट्स होते हैं इनके अंदर कभी भी कैल्शियम आयन की डिपोजिशन नहीं होती। अगर ज्वाइंट्स के अंदर कैल्शियम आयन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाए तो आपके ज्वाइंट्स पेनफुल भी हो जाएंगे, स्वैलन हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और इमूवेबल हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, आर्थराइटिस कहा जाता है। अच्छा, ये कैल्शियम आयन क्यों डिपॉजिट होने लग जाते हैं ज्वाइंट्स के अंदर, या तो कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, या फिर कोई इंजरी हो जाती है, या फिर एजिंग की वजह से। चैप्टर नंबर 5 में इंशाल्लाह एजिंग का भी मैं आपको समझाऊंगा, बाकी इंजरी तो आप समझते हैं। वायरल इन्फेक्शन का मैं आपको समझा देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो वायरस हम पे हमला करने आता है इन जॉइंट्स के ऊपर, तो इन वायरस की सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन लगी हुई होती हैं, एंटीजन एंटीजन कहा जाता है, और वही एंटीजन जो कि हमारे जॉइंट्स पे लगी हुई होती हैं वो
ये बाय चांस ऐसा केस होता है, नॉर्मल ऐसा केस नहीं होता। बाय चांस ये दोनों एंटीजन आपस में क्या कर जाती हैं, रिसेंबल कर जाती हैं। भाई ये हर बार ऐसा नहीं होता। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस वायरस को तो मारेगा ही मारेगा, इसकी एंटीजन को तो खत्म करेगा करेगा, लेकिन ये अपने ही कार्टिलेज, अपने ही जॉइंट्स के नॉर्मल सेलों को भी मारना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इस वायरस की जो एंटीजन थी वो हमारे जॉइंट्स की एंटीजन के साथ रिसेंबल कर गई है, और इस टाइप के डिसऑर्डर को कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। अच्छा, सिर्फ ये इनके अंदर नहीं होता, और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस एक बड़ी खतरनाक कंडीशन है, उसके अंदर भी यही होता है कि इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस इन्फेक्टेड पार्टिकल्स को, इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, लेकिन उसकी जो सरफेस पे प्रोटीन लगी हुई होती है जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, वो हमारे ज्वाइंट्स की सरफेस वाली जो ज्वाइंट्स के जो सेल होते हैं उनकी एंटीजन के साथ रिसेंबल करती हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही नॉर्मल सेलों को जो है वो मारना शुरू हो जाता है, और नतीजे में कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाती है। देखें, ये हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस है जो फीमेल के अंदर होती है, ये हमारे पास र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस है जो कि मेल के अंदर होती है। अब यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास बोन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है और ये कार्टिलेज का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। जब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्टिलेज फट रहा है, बिल्कुल हट रहा है अपनी जगह से, बोन्स के स्पर्श यानी कि पॉइंटेड प्रोजेक्शंस निकलना शुरू हो गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बोन इरोजन, यहाँ से देखो ये बोन वीक होके टूटना शुरू हो गई है। ठीक है, इसकी जो पेरी ओस्टियम है, जो आउटर लेयर है, वो हटना शुरू हो गई और बोन वीक होना शुरू हो गई है। तो ये ज्वाइंट्स अब किसी काम का नहीं रहा। आप जितना भी इसको ट्रीट करने की कोशिश करें, ये कभी भी ट्रीट नहीं होगा। इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो होता है रिप्लेसिंग। तो आपको ये जो ज्वाइंट्स हैं ये रिप्लेस करने पड़ते हैं, और यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वाइंट्स आते हैं प्लास्टिक के और रबड़ के, आप उनका फिर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ कौन से ज्वाइंट को आप रिप्लेस कर सकते हैं, हिप वाले ज्वाइंट को और नी वाले ज्वाइंट को, बाकी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आर्थराइटिस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इंजरी की वजह से बाज़ औक़ात कैल्शियम के आयन डिपॉजिट होने लग जाते हैं, या एजिंग की वजह से, और जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से वायरल आर्थराइटिस होती है, उसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को दे दिया, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अच्छा, हमारे पास जो इसका लास्ट डिफेक्ट है वो है शियाटिका। आपको पता है कि हमारी जो लेग्स की जो मूवमेंट होती है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी नर्व जाती है जिसको शियाटिक नर्व कहा जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने येलो पेन से प्रोमिनेंट करके दिखाने की कोशिश भी की है, लेवल भी हुई हुई है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कभी-कभी इंजरी की वजह से, ट्रॉमा की वजह से ये जो शियाटिक नर्व है ये प्रेस हो जाती है। जब ये शियाटिक नर्व प्रेस हो जाती है तो पूरी टांग की मूवमेंट रुक जाती है, क्योंकि हमारी पूरी टांग की मूवमेंट ये शियाटिक नर्व कंट्रोल करती है, और इसमें शदीद किस्म का दर्द होता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि जब ये शियाटिक नर्व कट जाती है ड्यूरिंग ट्रॉमा या इंजरी के अंदर, तो उस इंसान की सारी ज़िंदगी ये टांग जो है काम करना क्या हो जाती है, छोड़ जाती है। ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जब हम गलत इंजेक्शंस लगा देते हैं। जो मासूम बच्चे होते हैं उनको, आपको पता है कि हम ज़्यादातर इंजेक्शन जो है सॉफ्ट पार्ट पे लगाते हैं, हिप वाले रीजन पे, बैक साइड पे, वो ज़्यादा एरिया जो है वो मस्कुलर होता है। तो बाज़ औक़ात कभी-कभी हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि हम बगैर कोई ऐसा बस लड़का जिसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिसका डिप्लोमा नहीं है, कोई उसकी नर्सिंग नहीं है, हमने उठा के बस उसको ऐसे ही वहाँ पे अपने स्टोर पे या इस पे हॉस्पिटल में खड़ा कर दिया, बस वो अपनी तरफ से फिर इंजेक्शन लगा रहा होता है, जहाँ आई वहाँ लगा देगा। पर ऐसे नहीं होता। मसल्स की लोकेशन होती है, इंजेक्शन के रूट्स होते हैं, उनको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। जो डॉक्टर होते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, हमने इनकी क्लासें ली भी होती हैं। तो बहरहाल, तो बाज़ औक़ात इंजरी की वजह से या कभी-कभी इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन लगने की वजह से ये जो डिस्क वगैरह ये स्लिप हो जाती है, और नतीजे में जो शियाटिक नर्व है वो हमारी प्रेस हो जाती है। अब इंजेक्शन जो है वो डायरेक्ट इस शियाटिक नर्व में भी लग सकती है, और बहुत बड़ा जो है वो रिस्क हो सकता है। तो ये कहते हैं इस बीमारी के अंदर शियाटिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, और बहुत ज़्यादा हैंड लिम्ब के अंदर ये जो टांगें होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। समटाइम्स ड्यू टू इंजरी, खुदा अल्लाह ना करे कभी इंजरी की वजह से, या फिर इंजेक्शंस गलत यूज का जो इंजेक्शन होता है उसकी वजह से, और या कभी-कभी ऐसा होता है कि डिस्क स्लिप हो जाती है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये नर्व सारी ऊपर से आ रही हैं, तो यहीं से ये नर्व क्या हो जाती है, प्रेस हो जाती है। तो द शियाटिक नर्व बिकम प्रेस। द रिकवरी ऑफ दिस डिजीज इज वेरी स्लो। एक तो इन नर्व्स की रिकवरी बहुत 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 ज्यादा स्लो होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो पैरालाइज का पेशेंट है वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आया हो। रिकवरी हो जाती है बहुत टाइम के बाद, लेकिन वो भी वैसी नहीं होती जैसी नॉर्मल कंडीशन में होती है, और सम टाइम्स इनकम्प्लीट हो जाती है। कभी कभी तो रिकवरी इसकी होती नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये शियाटिका वाली जो डिसऑर्डर है ये आप लोगों को समझ आया होगा।
और जिन बातों का मैंने आपको बताया कि ख्याल किया करें इंजेक्शंस वगैरह का, जब आपको कोई कंपाउंडर लगाए तो उसको आप देखा करें, आप पढ़े लिखे हैं, आप उसको देखा करें, वो रीयूज वाली इंजेक्शन तो आपको नहीं लगा रहा, रूट सही से रख रहा है, एंगल वगैरह हर चीज, इन चीजों के ऊपर आप डिस्कस किया करें। अच्छा, उसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक भी इसके साथ ऐड कर लेते हैं, रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन। अब आपको पता है कि बाज औकात कभी कभी ट्रॉमा की वजह से हमारी बोन जो है वो टूट जाती है, और टूटी हुई बोन को कहा जाता है फ्रैक्चर्ड बोन। और ये भी आपने याद रखना है कि बोन जो है वो एक किस्म का लिविंग टिश्यू है, वो डेड टिश्यू नहीं है। बोन के अंदर बाकायदे स्पेशलाइज सेल होते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोसाइट जो है वो मेच्योर सेल हैं, ओस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल हैं, ओस्टियोक्लास्ट जो है ये बोन डिसॉल्विंग सेल हैं, ये बोन को डिसॉल्व करते हैं। तो जब आपकी बोन है, ये आपकी बोन है, जब ये आपकी बोन यहाँ से टूट जाती है तो ये जो बोन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, इनके अंदर कैल्शियम फास्फोरस मौजूद होता है। तो ये पीसेस बोन के कहाँ जाते हैं, तो ये जो ओस्टियोक्लास्ट हैं ये इस बोन के पीसेस को डिसॉल्व करते हैं, यहाँ से ये कैल्शियम आयन निकालते हैं, फिर ये देते हैं ओस्टियोब्लास्ट को। ये ओस्टियोब्लास्ट बोन के सेल दोबारा से बनाते हैं, और इस तरह से ये मैच्योर होकर ओस्टियोसाइट बन जाते हैं और आपकी बोन को मेंटेन रखते हैं। बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी कहानी है, आपकी बुक के अंदर इतनी डिटेल नहीं दी गई, फेडरल के अंदर ये बड़े डिटेल के अंदर बताया गया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना आपको जितना आपका लेवल है उस लेवल से पढ़ा देता हूँ। तो ये कहता है रिमेंबर दैट बोन्स आर नॉट डेड टिश्यू, जो बोन्स हैं वो डेड टिश्यू नहीं है, इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये रिपेयर होती हैं, ये हील कर जाती हैं, इसको कहा जाता है बोन हीलिंग। तो जब टूटी हुई बोन रिपेयर होना शुरू हो जाती है, हील करना, तो उसे बोन हीलिंग कहा जाता है। देखिए हमारे पास जो फ्रैक्चर होते हैं वो दो किस्मों के होते हैं, एक सिंपल फ्रैक्चर होता है, दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। सिंपल फ्रैक्चर को दूसरा कहा जाता है क्लोज फ्रैक्चर। इसमें हमारी जो स्किन है वो इंटैक्ट रहती है, स्किन फटती नहीं है। आप लोगों ने बाजों का देखा होगा, ये स्किन है और ये हमारी स्किन है, ये अंदर बोन मौजूद है, बोन अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन जो स्किन है वो हमारी इंटैक्ट रहती है, टूटती नहीं है, फटती नहीं है, रप्चर नहीं होती। लेकिन कभी कभी अल्लाह ना करे बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनमें कंपाउंड फ्रैक्चर हो जाता है, बोन अंदर से टूट जाती है बहुत सारी जगहों से, और जो है उसके अलावा जो स्किन है, स्किन के बाहर आ जाती है, स्किन हमारी रप्चर हो जाती है, बोन्स स्किन के बाहर निकल के आना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड फ्रैक्चर। जो सिंपल फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए आप लोगों ने प्रोसीजर देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि हॉट बैंडेजेस वगैरह का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके बोन को अलाइंस करके एक्सरे के जरिए हम देखते हैं कहाँ से वो डिसलोकेट हुई है या टूटी है, तो उसको सीधा रख के हम बगैर सर्जरी के उसको क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि कंपाउंड फ्रैक्चर है, बोन टूट गई है और स्किन से बाहर आ गई है, इंटैक्ट स्किन नहीं रही, तो उसके लिए फिर आपको सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, जिसमें आप बोन को रीअलाइंस करते हैं, अंदर रोड्स लगा के, प्लेट्स लगा के, और फिर उस एरिया को आप रैप कर देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से। वो जो चूना आप लगाते हैं ताकि आपकी बोन वहां से अपनी जगह से हिले ना, वो उसको हिलने नहीं देता। बाज औकात हम फिक्सेटर भी लगाते हैं, आपने देखा होगा, वो एक नट बुल्ट वाला इंस्ट्रूमेंट आता है आपकी आसान बर्डिंग में, नट बुल्ट लगे हुए होते हैं, उसकी बहुत सारी तारें होती हैं, तो वो लगा के बोन को अलाइन किया जाता है। काफी बड़ा प्रोसेस होता है, कभी कभी साल लग जाते हैं, बहुत बड़ा एक ड्यूरेशन लग जाता है, डिपेंड करता है कि वो सर्जरी आपकी कौन सी बोन की हुई है, किस बोन की आपने करवाई है। तो ये कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें फ्यू वीक्स तक लगाना पड़ता है, डिपेंड करता है कौन सी बोन जो है वो हमारी ब्रोकन हुई है, जब तक वो बोन पूरी सही तरीके से अलाइंड होकर अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आती। अच्छा, आपको पता है कि बोन की जो फॉर्मेशन होती है वो 4 स्टेप्स के अंदर होती है। बोन फॉर्मेशन के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हेमाटोमा फॉर्मेशन, ठीक है। जो फर्स्ट वाला स्टेज है उसे कहा जाता है हेमाटोमा फॉर्मेशन। हेमाटोमा मतलब, ये हेमाटोमा कहा किसे जाता है, जब वहां पे जिस जगह पे आपको चोट लगती है, जहां से आपकी बोन रप्चर होती है ना, तो वहां पे ये होता है कि ब्लड जो है वहां पे जमा होना शुरू हो जाता है, बोन ब्लड की एक्यूमुलेशन वहां पे होती है। तो जिस जगह पे ब्लड की एक्यूमुलेशन होती है उसे कहा जाता है हेमाटोमा। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी बोन यहाँ से टूटेगी, स्किन यहाँ से जब फटेगी, और बोन के अंदर भी तो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहां पे ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है। जो पहला जो स्टेप होता है उसे कहा जाता है हेमाटोमा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन से ये मुराद होता है कि यहाँ पे जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है ना, उनका ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। कैलस कहा जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स को। तो जो ओस्टियोब्लास्ट हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट भी होंगे जो स्पीसीज को डिसोल्व करते रहेंगे, और ओस्टियोब्लास्ट भी होंगे जो कि उस बोन को बनाते रहेंगे, और जो ग्रुप होगा उन सेलों का, ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोक्लास्ट सेलों का, उनको कहा जाता है कैलस।
तो सेकंड स्टेप के अंदर कैलस फॉर्मेशन होती है। और जो हमारे पास थर्ड स्टेप है उसको कहा जाता है बोनी। एक होता है कैलस फॉर्मेशन, दूसरा होता है बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब क्या होगा कि वहां पे वो जो ग्रुप है ऑस्टियोब्लास्ट के सेलों के या जो ऑस्टियोक्लास्ट के जो सेल हैं, अब ये ऑस्टियोब्लास्ट के सेल आहिस्ता आहिस्ता वहां पे बोन बनाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज बोनी कैलस फॉर्मेशन। उसके बाद जो आखिरी स्टेप होता है वो होता है बोन रीमॉडलिंग। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट स्टेप होता है बोन रीमॉडलिंग। इसके अंदर ये होता है कि जब आपकी बोन बनना शुरू होती है तो यहाँ पे कुछ खराब सेल भी लगे हुए होते हैं, कुछ ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सेल लगे हुए होते हैं, तो इन सेलों को यहाँ से हटाया जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेलों की मदद से इनको यहाँ से हटाया जाएगा। जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है वो यहाँ से इनको हटा देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, और आपकी बोन दोबारा से बिल्कुल क्या हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी जैसे शुरू में थी। दिस इज कॉल्ड एज बोन रिमोल्डिंग। तो ये 4 स्टेप होते हैं बोन फॉर्मेशन के, हेमाटोमा, कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन एंड बोन रीमोल्डिंग, या जिसे बोन रिपेयरिंग भी कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहां प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।